नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर श्रेय लेने की राजनीति तेज हो गई है। पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अब चीन में संघर्ष विराम में मध्यस्थता का दावा किया गया है, लेकिन भारत ने इन दोनों ही बयानों को सिरे से खारिज कर दिया। भारतीय सरकारी सूत्रों ने दो टूक कहा कि ये पूरी तरह भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामला था और किसी भी स्तर पर किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं रही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने खुद भारत से संघर्ष विराम की मांग की थी। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारत ने अपना रुख एक बार फिर बेहद साफ कर दिया है। इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बयानबाजी तेज होती जा रही है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि अमेरिका ने दोनों देशों के बीच समझौता कर संघर्ष विराम कराने में भूमिका निभाई। अब चीन ने भी इसी तरह का दावा करते हुए खुद को भारत पाकिस्तान के बीच शांति प्रक्रिया का अहम पक्ष बताया। हालांकि भारत ने इन तमाम दावों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि संघर्ष विराम पूरी तरह से द्विपक्षीय प्रक्रिया का नतीजा था। भारतीय सरकारी सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात ऐसे बने कि पाकिस्तान ने खुद भारत से संपर्क कर युद्ध विराम की मांग की। इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं रही। सरकारी सूत्रों ने यह भी साफ किया कि भारत का रुख शुरू से ही स्पष्ट रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी मुद्दे पर तीसरे पक्ष की भूमिका की कोई गुंजाइश नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना तो किसी देश ने मध्यस्थता की पेशकश की और ना ही भारत ने ऐसे किसी पहल को स्वीकार किया। इसी बीच चीन के विदेश मंत्री ने भी एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए दावा किया कि चीन ने दुनिया के कई बड़े और जटिल संघर्षों में भूमिका निभाई है। उन्होंने म्यांमार, ईरान, परमाणु मुद्दे, फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष और भारत पाकिस्तान तनाव का जिक्र किया। विदेश मंत्री ने कहा कि इस साल दुनिया भर में कई स्थानीय युद्ध और सीमा पार संघर्ष हुए, जिनमें चीन ने शांति स्थापना की कोशिश की, लेकिन भारत ने चीन के इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया। भारतीय पक्ष का कहना है कि संघर्ष विराम की तारीख, समय और शर्तें दोनों देशों के डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच हुई सीधी बातचीत में तय हुई थी। दरअसल 13 मई 2025 को विदेश मंत्रालय की आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग में यह साफ कर दिया गया था कि सीजफायर से जुड़ा पूरा मामला बातचीत का परिणाम था। मंत्रालय ने उस वक्त भी स्पष्ट कहा था कि इस प्रक्रिया में किसी भी अन्य देश की कोई भूमिका नहीं रही। भारत के इस कड़े और स्पष्ट रुख ने यह संदेश भी जाता है कि नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी भी तरह की गलतफहमी या राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। भारत बार बार दोहरा रहा है कि पाकिस्तान से जुड़े सभी मुद्दे द्विपक्षीय हैं और रहेंगे और किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुल मिलाकर भारत ने एक बार फिर से बेहद स्पष्ट शब्दों में दुनिया के सामने अपना रुख रख दिया है। भारत पाकिस्तान के बीच हुआ सीजफायर किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता का परिणाम नहीं था। न अमेरिका, न चीन और न ही किसी अन्य वैश्विक शक्ति की इस प्रक्रिया में कोई भूमिका रही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात ऐसे बने कि पाकिस्तान ने खुद भारत से संपर्क किया और डीजीएमओ स्तर पर बातचीत के जरिए संघर्ष विराम पर सहमति बनी। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि वह अपने राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर किसी भी तरह के भारी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता और आने वाले समय में भी भारत पाकिस्तान से जुड़े हर मामले पर भारत का यही दो टूक और अड़िग रुख बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नमो ऐप पर वर्ष 2025 की अपनी यात्रा से जुड़ी झलकियां साझा की। इस यात्रा में देश विदेश के महत्वपूर्ण राजनयिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी के साथ साथ आम लोगों से हुई दिल को छू लेने वाली मुलाकातों की तस्वीर शामिल है। प्रधानमंत्री की 2025 की यात्रा में पवित्र मंदिरों के दर्शन, सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा, प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का निरीक्षण और लोगों पर केंद्रित कार्यक्रमों में सहभागिता प्रमुख रही। साझा की गई तस्वीरों में प्रधानमंत्री का जनसंवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभाग और विकास कार्यों की समीक्षा साफ दिखाई दे रही है। नमो ऐप पर साझा की गई इन झलकियों के जरिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को अपने वर्ष भर के कार्यों, यात्राओं और जनसंपर्क अभियानों से रूबरू कराया है।
तो वहीं खबर कोलकाता से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता स्थित प्रसिद्ध और ऐतिहासिक थनातिरिया काली बाड़ी मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की और मां काली से देश की शांति, सुरक्षा और समृद्धि की कामना की। गृह मंत्री ने मंदिर आगमन को लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट रहा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। अमित शाह की इस धार्मिक यात्रा को उनके बंगाल दौरे का अहम हिस्सा माना जा रहा है। तो वहीं बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया को उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बगल में सुपुर्द खां किया जाएगा। उनके निधन पर शोक जताने और अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए विभिन्न देशों के प्रतिनिधि ढाका पहुंच रहे हैं। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर भी खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे। ढाका पहुंचने के बाद एस जयशंकर ने खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी का शोक संदेश भी तारिक रहमान को सौंपा। भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह ने मुलाकात की तस्वीरें साझा कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ढाका में लोगों की तरफ से संवेदना जताई। भारत सरकार ने बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर शोक जताया। लोकतंत्र में उनके योगदान को पहचाने जाने वाला चुनाव और के जरिए बांग्लादेश में लोकतांत्रिक बदलाव के बाद संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद जताई। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सर्वोपरि ब्रज क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थल पंचुरी का लोटा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने श्रीनाथ जी मंदिर में समक्ष दंडवत होकर नमन किया। इसके बाद उन्होंने श्रीनाथ जी और गिरिराज जी की विशेष पूजा अर्चना भी की। यहां मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख, समृद्धि, शांति और जन कल्याण की कामना की। डिग जनसंपर्क अधिकारी मनीष शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 1:45 बजे हेलीकॉप्टर से पंचुरी पहुंचे। सीएम यहां से सपरिवार श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे। वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ श्रीनाथ जी और गिरिराज जी के दर्शन पूजन संपन्न हुआ। दर्शन के पश्चात मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लिया तथा जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों से मुलाकात कर संवाद किया। मुख्यमंत्री बुधवार को पंचुरी में रात्रि विश्राम करेंगे। सीएम के प्रवास को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा तथा व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में स्थित तिरुमाला तिरुपति मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर में दर्शन किए और कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रद्धालुओं से मुलाकात की और आयोजन से जुड़े व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंदिर परिसर में सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद रही। तो वहीं सोनपुरी में आयोजित हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शिरकत की। कार्यक्रम में सामाजिक एकता, सांस्कृतिक मूल्य और राष्ट्र निर्माण पर जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने अपने संबोधन में समाज को संगठित रहने, सामूहिक चेतना बनाए रखने और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को संस्कार और परंपराओं से जोड़ना समाज की मजबूती के लिए आवश्यक है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में समाज के विभिन्न वर्ग के लोग उपस्थित रहे और कार्यक्रम का उत्साहपूर्वक हिस्सा बने।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने धार्मिक भावनाओं और सोशल मीडिया बहस दोनों को एक साथ भड़का दिया। बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा का उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करना अब विवाद की वजह बन गया है। आखिर क्यों उठ रहे हैं सवाल, और आइए जानते हैं पूरी कहानी। देखिए ये खास रिपोर्ट। उज्जैन में मौजूद विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में दर्शन पूजन करने की न सिर्फ हिंदू समुदाय के हर शख्स की बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी इच्छा होती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर मंदिर अक्सर सुर्खियों में रहता है। इस बार वजह बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा का भस्म आरती में शामिल होना है। महाकाल मंदिर पहुंची भरूचा, दर्शन की तस्वीरें बनी विवाद की वजह। सोशल मीडिया पर छिड़ी तीखी बहस, आस्था बनाम पहचान का बना सवाल, समर्थक और विरोधी आमने सामने। क्या देगा मंदिर प्रशासन जवाब? बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने विधि विधान भगवान महाकाल के दर्शन किए और मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की। नुसरत की मंदिर यात्रा की तस्वीरें और वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आए, वैसे ही इस पर तीखी प्रतिक्रिया का सिलसिला शुरू हो गया। दरअसल नुसरत मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं और इसी को लेकर कुछ संगठनों और सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। आपत्ति जताने वालों का कहना है कि महाकाल मंदिर में प्रवेश और पूजा को लेकर परंपराओं का पालन होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने इस विवाद को धार्मिक से जोड़ते हुए नुसरत भरूचा के समर्थन में आवाज भी उठाई। लेकिन वहीं अब सोशल मीडिया पर यह मामला अब दोनों खेमों में बढ़ चुका है। एक तरफ वो लोग हैं जो धार्मिक आस्था से जुड़ा संवेदनशील मामला बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे यूजर्स भी हैं जो कह रहे हैं कि भारत में हर व्यक्ति को अपने विश्वास के अनुसार पूजा करने का अधिकार है। नुसरत के भस्मारती में शामिल होने पर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने फतवा जारी कर इसे शरीयत के खिलाफ करार दिया। दूसरी तरफ बाबा महाकाल के दरबार में आम लोगों और खास की एंट्री को लेकर हमेशा विवाद रहा। दरअसल नुसरत ने पुत्रदा एकादशी के मौके पर भस्मारती में हिस्सा लिया। इस दौरान मशहूर अभिनेत्री ने नंदी हॉल में बैठकर पूजा की और मंदिर मैनेजमेंट की तरफ से किए गए इंतजामों की जमकर तारीफ की। यह सब पूरी तरह वैदिक और प्रशासनिक इजाजत के बाद हुआ, लेकिन इसी मंजर ने उन तमाम सवालों को फिर से जिंदा कर दिया जो बीते कुछ सालों में खास तौर पर आम मुसलमानों के मंदिर में एंट्री को लेकर उठते रहते हैं। 2020 से 2025 के बीच ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें मुस्लिम लोगों को महाकाल मंदिर में एंट्री को लेकर रोक दिया गया, पूछताछ की गई या संदेह के दायरे में रखा गया। कई बार यह तर्क दिया गया कि सुरक्षा के लिहाज से सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सख्ती सेलिब्रिटी, नेता, लोगों पर क्यों लागू नहीं होती? अभिनेत्री का वीडियो सामने आने के बाद इन्हीं सवालों के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। मौलाना ने कहा कि अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने महाकाल मंदिर उज्जैन में धार्मिक परंपराएं निभाई, जल चढ़ाया, ये तमाम चीजें इस्लाम के खिलाफ हैं और उन्होंने कहा कि शरीयत की नज़र में नुसरत गुनाहगार हैं, उनको तौबा करनी चाहिए। जय श्री महाकाल। मैं दूसरी बार आई हूँ और ये न्यू ईयर का टाइम है और फिर भी दर्शन करने पहुंची हूँ और सबने बहुत ही प्यार से और बहुत ही संभाल के, नॉट जस्ट मुझे बट जितने भी भक्त आए आज, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम में इतनी भीड़ है, इतने लोग श्रद्धा से आते हैं। साल खत्म हो रहा है, नया साल शुरू करने जा रहे हैं और सब बस आशीर्वाद लेने आते हैं और उन्होंने इतने अच्छे से पूरी अरेंजमेंट की है, सबको लेके आए हैं, बहुत प्यार से सबका दर्शन हुआ है। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि अगर आपको जल चढ़ाना है और आपको आगे जाने नहीं मिलता तो इनका अलग एक जगह है जहाँ जल चढ़ा सकते हैं जितने भी श्रद्धालु है, और वो जल एकदम डायरेक्टली वो पाइप से सीधा दर्शन के वहां ही चढ़ता है, मतलब महाकाल जी को ही चढ़ता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो छोटी चीजें सोच के लोग करते हैं, मतलब रियली गाइज, मैं दिल से दूसरी बार आई हूँ, मेरा मन करता है बस अब आती रहूं हर साल। और नुसरत भरूचा ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाकर के पूजा पाठ की, जल चढ़ाया, दर्शन किए, अपने ऊपर चादर ओढ़ी, माथे पे कशका लगाया। ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने की हैं, ये शरीयत की नज़र में गुनाह है और सबसे बड़ा गुनाह है, ये गुनाह अजीम है। उन्होंने शरीयत के उसूलों का उल्लंघन किया, इसलिए उन पर हुक्म आयद होता है शरीयत का कि वो तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें और कलमा पढ़ें।
फिलहाल इस मामले में कोई कानूनी शिकायत दर्ज नहीं की गई है। मंदिर प्रशासन की ओर से भी अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। हालांकि कुछ धार्मिक संगठनों ने इसे परंपराओं से जुड़ा मामला बताते हुए स्पष्टीकरण की मांग की है। नुसरत भरूचा का महाकाल दर्शन अब एक धार्मिक यात्रा से ज्यादा एक सामाजिक बहस बन चुका है, जहां आस्था, पहचान और आजादी तीनों पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि मंदिर प्रशासन या खुद नुसरत भरूचा की तरफ से इस पूरे विवाद पर कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV नेशनल। तो वहीं दिल्ली से खबर सामने आ रही है। एडीसीपी ट्रैफिक दिनेश कुमार गुप्ता का बयान सामने आया। न्यू ईयर के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी की गई जारी। पार्टी वाले रेस्टोरेंट्स के लिए पास किए गए जारी। जहां ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लिया जाएगा एक्शन। शराब पीकर वाहन ना चलाने की अपील। सड़कों पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई गई। जनता से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की भी अपील की गई। तो वहीं आपको बताते चले, दिल्ली पुलिस ने न्यू ईयर को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। एडीसीपी ट्रैफिक दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि पार्टी वाले रेस्टोरेंट्स के लिए पास जारी किए गए और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जनता से शराब पीकर वाहन ना चलाने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई। सड़कों पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई गई। तो आपको बताते चले, ट्रैफिक के पालन को लेकर अब सख्त होता दिल्ली पुलिस नजर आ रहा है, जहां ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई। शराब पीकर वाहन ना चलाने की लोगों से अपील की गई। वहीं एडीसीपी ट्रैफिक दिनेश कुमार गुप्ता का ये बयान जो है सामने आया है। तो वहीं दिल्ली के सर्वप्रिय बिहार में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निर्देशालय ने छापेमारी की। इस दौरान ईडी ने कुल 5.12 करोड़ नगद बरामद किए। मामला वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा बताया जा रहा है। अधिकारियों ने जांच जारी रखते हुए आगे की कार्यवाही के संकेत दिए हैं। तो वहीं आपको बताते चले, ईडी ने जांच तेज की, साथ ही छापेमारी के दौरान करोड़ रुपए भी बरामद किए। आगे की कार्यवाही भी जारी रहेगी, जहां लगातार ईडी पूछताछ भी कर रही है। ईडी ने जांच भी तेज कर दी, आगे की कार्यवाही जारी रहेगी, जिसके चलते आपको बताते चले इस छापेमारी में कई करोड़ रुपए भी बरामद किए गए। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो भारत पाक बॉर्डर पर कड़ा अलर्ट। 30 दिन बॉर्डर पर अलर्ट जारी। 26 जनवरी को सुरक्षा की गई कड़ी। जवानों की सीमा पर बढ़ाई गई संख्या। सीमा पर सतर्कता बढ़ाई गई, जहां सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार। सीमा सुरक्षा के लिए हाई अलर्ट मोड। सुरक्षा बलों ने सतर्कता बढ़ाने के निर्देश भी दिए। तो वही आपको बताते चले, भारत पाक बॉर्डर पर 30 दिन के लिए अब कड़े अलर्ट जारी किए गए। 26 जनवरी को देश भर में सुरक्षा बढ़ाई गई और सीमा पर जवानों की संख्या बढ़ा दी गई। सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क और हाई अलर्ट मोड पर तैनात है। सतर्कता बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए ताकि किसी भी आपात स्थिति का समय सामना किया जा सके। तो वही आपको बताते चले, बॉर्डर पर अब हाई अलर्ट। तो वहीं जम्मू कश्मीर के उधम सिंहपुर में आपको बताते चले, उधमपुर में सुरक्षा बलों ने एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किया। जानकारी के अनुसार इलाके में 3 आतंकवादी सक्रिय और उनकी तलाश के लिए व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी कर आतंकियों को पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं। तो वहीं आपको बताते चले, उधमपुर में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां इलाके में घेराबंदी कर उधम सिंहपुर में टेरर, वहीं इलाके में घेराबंदी भी की गई। कभी कानपुर की सड़कों पर टेम्पो चलाने वाला शख्स आज देश के आसमान में अपनी एयरलाइंस उड़ाने को तैयार है। इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइंस पर खुलकर बोलने वाले श्रवण कुमार विश्वकर्मा को अब उनकी संघ एयरलाइंस के लिए मिल गई है सरकार की मंजूरी। टेम्पो से टेक ऑफ तक ये कहानी है हौसले, संघर्ष और बड़े सपनों की। देखिए इस केस की पूरी कहानी। से टेक ऑफ शंख एयरलाइंस की कहानी। कानपुर की गलियों से देश के आसमान तक कभी टेम्पो चलाते थे श्रवण कुमार विश्वकर्मा। मध्य वर्गीय परिवार, अधूरी पढ़ाई,
सरिया, सीमेंट और ट्रांसपोर्ट से पहचान। 26 महीने पहले यूपी की पहली एयरलाइन का सपना। एयरलाइन का नाम रखा शंख एयरलाइंस। 24 दिसंबर को सरकार की मंजूरी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी एनओसी। कानपुर की गलियों से निकलकर देश के आसमान तक पहुंचने की ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन यह हकीकत है। जिस शख्स ने कभी कानपुर में टेम्पो चलाए, गंगा जी में डुबकी लगाई और आम जिंदगी जी, वही आज अपनी एयरलाइन शुरू करने जा रहा है। नाम है श्रवण कुमार विश्वकर्मा। उन्होंने एक सपना देखा था कि वो कभी हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज का सफर करेंगे और आज से 26 महीने पहले यूपी की पहली एयरलाइंस को उन्होंने सफल किया। नाम दिया शंख एयरलाइन, जिसे गुरुवार 24 दिसंबर को मंजूरी दी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय शंख एयरलाइन समेत 3 एयरलाइंस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। इनमें अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस और एयरलाइन शामिल है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन है श्रवण कुमार और क्या है उनका पूरा प्लान। कौन है श्रवण कुमार विश्वकर्मा? श्रवण कुमार शंख एयर के फाउंडर और चेयरमैन हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से ताल्लुक रखते हैं। मध्य वर्गीय परिवार से जन्मे श्रवण बताते हैं कि पढ़ाई में उनका मन ज्यादा नहीं लगता था। दोस्ती, यारी और हालात ऐसे रहे कि जिंदगी ही पढ़ाई छूट गई। इसके बाद उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे खुद को खड़ा किया। उनका पहला कदम था टीएमटी का बिजनेस। इसके बाद उन्होंने सीमेंट, माइनिंग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हाथ आजमाया। ट्रकों का बड़ा बेड़ा खड़ा किया और यहीं से उनकी कारोबारी पहचान बनी। टेम्पो चलाने से बिजनेस तक का सफर। श्रवण कुमार ने खुद को बताया है कि उन्होंने न सिर्फ टेम्पो में सफर किया बल्कि दोस्तों के टेम्पो खुद भी चलाए हैं। श्रवण कुमार के मुताबिक नीचे से ऊपर आने वाले आदमी साइकिल, बस, ट्रेन, टेम्पो सब कुछ देखता है। यही अनुभव आज उनकी सोच की सबसे बड़ी ताकत बना। एयरलाइन का आइडिया कैसे आया? करीब 3-4 साल पहले श्रवण कुमार के मन में कुछ अलग करने का जुनून आया। उनका मानना था कि एविएशन आने वाले समय की ग्रोथ इंडस्ट्री है। लोग समय बचाना चाहते हैं और हवाई सफर अब जरूरत बन चुका है। एक यात्रा के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि मध्य वर्ग के लिए सस्ते और भरोसेमंद एयरलाइन की भारी कमी है। यहीं से शंख एयरलाइन का विस्तार जन्मा। एयरलाइंस का नाम शंख क्यों रखा? श्रवण कुमार बताते हैं कि शंख नाम उनके लिए नया नहीं था। उनकी पहले से मौजूद कंपनी में भी यह नाम जुड़ा था। धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान वाला यह नाम उन्हें अपील करता है। हर घर में शंख होता है, लेकिन हर कोई उसे बजा नहीं पाता। श्रवण कहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं जो सबके पास हो, लेकिन अलग पहचान बनाए। टिकट की कीमतें कैसी होंगी? श्रवण कुमार का सबसे बड़ा दावा है नो डायनेमिक प्राइसिंग। उनका साफ कहना है कि सुबह 5,000 रुपए की टिकट शाम को 25,000 रुपए नहीं होगी। होली, दिवाली, छठ का त्योहार हो, कुंभ हो या डिमांड ही क्यों ना बढ़ जाए, उनकी एयरलाइन का किराया आसमान नहीं छुएगा। उनका फोकस मध्य वर्ग पर है। तय रेट, सीमित मुनाफा और भरोसेमंद सेवा, यही शंख एयरलाइन का मॉडल होगा। इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइंस पर क्या बोले? इंडिगो, एयर इंडिया जैसी बड़ी एयरलाइंस को लेकर श्रवण बेहद ही बेबाक। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में इतना ही। और आप देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत।